गुड मॉर्निंग भैया लोग। तो आज भैया हमारा जो टॉपिक है वो है मराठा साम्राज्य का दूसरा पार्ट। मराठा साम्राज्य के पहले पार्ट में आप लोगों ने जो है छत्रपतियों के बारे में पढ़ा था। शिवाजी से हमने जो है मराठा साम्राज्य के उदय की बात की थी। शिवाजी के बाद जो है उनके पुत्र संभाजी जो है बने छत्रपति। संभाजी के बाद राजा राम, और राजा राम के बाद जो है बनी ताराबाई, या ताराबाई जो है संरक्षिका थी। शासक बना था शिवाजी द्वितीय, और उसके बाद जो है साहू जी बनते हैं। तो जब बात ऐसी थी, स्टोरी कुछ आपको बैकग्राउंड से ले लेते हैं। हालांकि पिछले वीडियो में हम आपको पूरा समझा चुके हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा बैकग्राउंड से आपको बताते हैं ताकि आगे आपको स्टोरी आप जोड़ सकें। शिवाजी ने तो सबसे पहले मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। शिवाजी के बाद उनके पुत्र जो थे संभाजी, वो तो बन गए क्या है, छत्रपति। संभाजी ने क्या किया कि जो औरंगजेब था, औरंगजेब जब मतलब शासक था, तो औरंगजेब के जो क्या बोलते हैं, औरंगजेब का एक पुत्र था जिसका नाम था अकबर द्वितीय। औरंगजेब का जो पुत्र था अकबर द्वितीय, उसने औरंगजेब के खिलाफ कर दिया विद्रोह। अब औरंगजेब के खिलाफ उसने विद्रोह कर दिया, उसका सपोर्ट कर रहे थे संभाजी। जब संभाजी ने सपोर्ट कर दिया तो औरंगजेब ने क्या किया, संभाजी को मरवा दिया। और संभाजी के पुत्र जो थे साहू जी को डलवा दिया जेल में। साहू जी को जेल में डलवा दिया और संभाजी की बीबी को भी जेल में डलवा दिया। अब संभाजी की बीबी और साहू जी को जब जेल में डलवा दिया तो प्रतिनिधि के रूप में राजा राम शासक बने, क्योंकि वो ऐसे एक्चुअल शासक तो बनना था किसको, साहू को, लेकिन साहू थे जेल में। तो प्रतिनिधि के तौर पे मराठा साम्राज्य के शासक बने कौन, सबसे पहले राजा राम। प्रतिनिधि का एक पद बनाया जो पेशवा के ऊपर होता था, और प्रतिनिधि के तौर पर राजा राम शासक बने। राजा राम की जब डेथ हुई तो राजा राम की जो वाइफ थी, उन्होंने क्या किया, अपने जो पुत्र था, पुत्र का नाम था शिवाजी द्वितीय, तो शिवाजी द्वितीय बन गया शासक। अब शिवाजी द्वितीय जब शासक बन गया, अब इधर जो है क्या हुआ, 1707 आते आते औरंगजेब की डेथ हो गई। 1707 में औरंगजेब डेथ कर गया तो उसके बाद जो मुग़ल साम्राज्य था वो कमज़ोर हुआ। मुग़ल साम्राज्य जब कमज़ोर हुआ तो उनने क्या किया कि ऐसा किया कि भैया छोड़ दिया किसको, साहू जी को। साहू जी जेल में थे और साहू जी को इन्होंने क्या किया, रिहा कर दिया। जब औरंगजेब मर गया तो साहू को रिहा कर दिया। अब साहू जब यहाँ आए तब यहाँ मराठा साम्राज्य का शासक कौन था, मराठा साम्राज्य की शासिका थी ताराबाई। हालांकि इन्होंने खुद शासन नहीं किया था, संरक्षिका बनी हुई थी। शासक बनाया था अपने लड़के शिवाजी द्वितीय को, तो शिवाजी द्वितीय शासक था जिसकी संरक्षिका थी ताराबाई। अब शिवाजी द्वितीय और ताराबाई ने मिल के जो है अपना शासन व्यवस्था संभाली हुई थी। अब साहू आए तो साहू के प्रतिनिधि के तौर पे दोनों शासन कर रहे थे, तो साहू ने कहा कि अब जो है हम जब आ गए हैं जेल से छूट के, तो हमको बनाओ राजा, हम छत्रपति बनेंगे। लेकिन भैया अब राज्यपाट था, लालच तो आ ही जाता है। ताराबाई ने मना कर दिया देने से। ताराबाई ने जब मना कर दिया देने से, तो दोनों में 1707 में ही एक युद्ध हुआ जिसे कहते हैं खेड़ का युद्ध। क्या कहते हैं, खेड़ का युद्ध। अब खेड़ का युद्ध जो था, इस खेड़ के युद्ध में साहू जी महाराज जीत गए। खेड़ के युद्ध में साहू जी महाराज जीत गए। हालांकि साहू जी महाराज बहुत पावरफुल नहीं थे, लेकिन उन्होंने क्या किया था, एक आदमी की मदद ली थी जिसका नाम था बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ काफ़ी पावरफुल थे, और बालाजी विश्वनाथ ने जब मदद की तो साहू जीत गए खेड़ का युद्ध और बन गए छत्रपति। ठीक है, इतना आप बैकग्राउंड ले लीजिए। ठीक, अब उसके बाद क्या हुआ था भैया, ये तो चली गई थी अपना जो है, ये तो रहने लगे कहाँ, सतारा चली गई। सतारा से जो है ये चली गई कोल्हापुर, ये रहे सतारा में। राजधानी क्या थी इनकी, सतारा। अब सतारा में जो है जब राज्यपाट जो है सतारा में पेशवा शासन करने लगे साहू जी, और वो भाग गई कोल्हापुर ताराबाई। तो ताराबाई शिवाजी द्वितीय कोल्हापुर से शासन करने लगे, इधर जो है सतारा से साहू जी शासन करने लगे। इतना जो है बैकग्राउंड बन गया। लेकिन अब बात आती है कि पेशवा का पद जो है, जो कि शिवाजी के टाइम से चला आ रहा था, शिवाजी ने जो है उनको पावर्स बहुत ज़्यादा दी थी। शिवाजी की दोषपूर्ण प्रशासनिक नीति ये थी कि पहली बात तो जागीरें बांटी इन्होंने, जागीरें बांटी, जिससे जो है जागीरें बांटी जब, तो क्या हुआ, पेशवा जो है धीरे धीरे पावरफुल होते चले गए। पेशवा पावरफुल होते चले गए। इसके अलावा इन्होंने अपने कार्यों को जो है डिस्ट्रीब्यूट इतना ज़्यादा कर दिया था कि जो मेन कार्य थे वो किसके पास पहुंच गए थे, प्रधानमंत्री यानी पेशवा के पास पहुंच गए थे। ये शिवाजी की दोषपूर्ण प्रशासनिक नीति थी जिसके कारण पेशवाओं का उदय हुआ। दूसरे उत्तराधिकारी का संघर्ष आपको बता ही दिया, कैसे खेड़ का युद्ध होता, तो कैसे जो है बालाजी विश्वनाथ जो है मदद किए थे साहू की। तो उसके बदले में जो साहू थे उन्होंने सबसे पहले 1708 में इनको सेना करते का पद दे दिया था,
और उसके बाद जो है कुछ दिन बाद जो है इनको पेशवा बना दिया बालाजी विश्वनाथ को। बालाजी विश्वनाथ जब पेशवा बने तो मेन पावर किसके हाथों में आ गई? बालाजी विश्वनाथ यानी पेशवा के हाथों में। छत्रपति कमज़ोर था चूँकि साहू, तो उसके नाम मात्र की सत्ता उसके हाथों में रह गई। ठीक है, ये तो हो गया बैकग्राउंड जो पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। पिछला वीडियो आप अगर देखेंगे तो ये वाला वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए, तो इसीलिए जो है बैक के वीडियोस देखते रहिए आप लोग, और नए नए वीडियोस भी आपके सामने आते रहेंगे। आप मराठा साम्राज्य इतना डिटेल में हम पढ़ाएंगे कि मराठा साम्राज्य से एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। इससे पहले जैसे हमने आपको यूरोपीय आगमन बताया था, जिसमें पुर्तगाली, ब्रिटिश, फ्रांस, डेन्स सब हमने आपको पढ़ाए थे, तो उससे भी अब एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा, चाहे आप स्टेट पीसीएस दे रहे हो, चाहे लोअर का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो। हाँ, यूपीएससी के क्वेश्चंस जो होते हैं, हालांकि वो भी साल बीसी से हो जाएंगे, लेकिन वो एकदम एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट नहीं पूछता है, वो थोड़ा ट्रिक से पूछता है। तो आपको थोड़ा सा उसकी जो कॉन्सेप्ट है उसको याद रखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट कोई इतना लिख के नहीं दे सकता है, वो आपको अपने मन में खुद बनाना पड़ता है। आपको स्टोरीज़ हम सुना दे रहे हैं, ठीक है। अब बालाजी विश्वनाथ के बाद से जो है पेशवाओं का काल स्टार्ट हुआ। हालांकि पेशवा इनसे पहले भी बने थे, लेकिन यहाँ से जो है पेशवा छत्रपति से ज़्यादा पावरफुल होने लगे। ठीक है, 1713 में जो है इनको पेशवा बनाया गया था। 1720 तक जो है ये पेशवा बने रहे थे। ठीक है, उसके बाद बाजीराव प्रथम जो है बालाजी के विश्वनाथ के पुत्र जो थे बाजीराव प्रथम शासक बनेंगे। बाजीराव प्रथम के बाद जो है बालाजी बाजीराव। ध्यान रखना, देखो बालाजी विश्वनाथ फिर बाजीराव, दो याद रखो। इन दोनों को मर्ज करके तीसरे का नाम ले लो बालाजी बाजीराव। ठीक है, उसके बाद याद कर लो माधवराव फिर नारायण राव, दोनों को मर्ज करके चौथे का नाम ले लो माधव नारायण राव। ठीक, माधव नारायण राव को ही बोलते हैं सवाई माधवराव। क्या बोलते हैं? सवाई, याद रखिएगा, सवाई माधवराव। ठीक है, इसके बाद बाजीराव द्वितीय लास्ट में बनता है सबसे, बाजीराव द्वितीय। ठीक है, तो आज जो है हम आपको ये इतने सारे ये जो है आज ख़त्म कर देंगे। लास्ट का जो बाजीराव द्वितीय नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे, तो इसमें जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अधिक है। जो हमारा सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध है और थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध इन्हीं के टाइम पे हुआ था, तो थोड़ा सा उसमें उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो बालाजी विश्वनाथ की अगर बात किया जाए, जो 1713 में बने थे पेशवा और जो पावर में भी आ गए थे, छत्रपति से ज़्यादा पावर जो है किसके हाथों में हो गई? पेशवा के हाथों में। इन्होंने क्या किया, ये 1713 से 20 तक यानी 7 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। किसने? बालाजी विश्वनाथ ने। इन 7 वर्षों में 1719 में, यानी जब अपनी डेथ के 1 साल पहले ही 1719 में इन्होंने क्या किया? मुगलों से एक संधि स्थायी संधि की, जिसके तहत 2 चीज़ें हुई। एक तो स्वराज के क्षेत्र का राजस्व जो है वसूल करने का अधिकार इनको मिल गया। दूसरा, दक्कन के क्षेत्र में 6 मुगल सूबों मतलब प्रांत होता था, तो 6 मुगल प्रांतों में, जिन पे मुगलों का शासन था, उन प्रांतों में जो है इनको चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने का अधिकार मिल गया। चौथ सरदेशमुखी भी आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में। चौथ जो होता था राज्य की आय का 1/4 भाग होता था। ठीक है, टैक्स के रूप में लिया जाता था। और सरदेशमुखी 1/10वां भाग होता था। सरदेशमुखी क्या होता था? 1/10। ठीक है, 1/10वां भाग होता था। ठीक है, इसके अलावा जब मुगलों ने जो है मराठाओं को स्वराज के क्षेत्र में टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार दे दिया, तो उसके बदले ऐसा होगा, जब कभी जो मुगल थे वो अगर दक्कन में उनका किसी से युद्ध होता है, तो अगर वो युद्ध करने जाते हैं दक्षिण भारत में, तो उनकी जो है मराठा 15,000 सैनिकों से हेल्प करेंगे, इसके बदले कि तुम टैक्स कलेक्ट कर रहे हो, हमारे क्षेत्र से पैसा कमा रहे हो, तो ऐसा है जब हम तुम्हारे यहाँ लड़ाई करने आए कभी, तो हमको तुम सेना से मदद करना 15,000 सैनिकों से। ठीक, ये तय हो गया। दूसरी बात, जब ये 6 मुगल सूबों से जो है चौथ कलेक्ट करेंगे, उसके बदले जो है 10 लाख रुपए देने थे मुगलों को, मराठा देते मुगलों को 10 लाख रुपए। ठीक है, अब भैया टैक्स तुम चौथ में सरदेशमुखी ले रहे हो पूरा, तो कमाई तुम्हारी हो रही है, तुम इतना ज़्यादा कमा रहे हो, तो उसमें से 10 लाख रुपए सालाना जो है हमको दे देना। ये बात तय होगी। 1720 में जो है बालाजी विश्वनाथ की डेथ हो जाती है। 1720 में जब बालाजी विश्वनाथ मर जाते हैं, तो उनके जो पुत्र हैं बाजीराव बन जाते हैं पेशवा। अब बाजीराव को तो कौन नहीं जानता भैया, फिल्म बनी है बाजीराव मस्तानी, वही वाले बाजीराव हैं। तो बाजीराव 1720 से 1740 तक जो है शासन व्यवस्था अपनाते हैं। 1720 से 1740 तक जो है बाजीराव जब रहते हैं, तो इन्होंने जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट शासन व्यवस्था थी, सबसे जो महत्वपूर्ण पेशवा थे, वो बाजीराव ही थे। ठीक है, फिल्म में भी आप देखें कितना पावरफुल दिखाया गया है। तो इन्होंने जो है कई राजाओं को हराया था। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, निज़ाम के साथ में जो है संबंध इनकी अगर बात किया जाए, निज़ाम जो था हैदराबाद का जो शासक होता था उसे निज़ाम कहा जाता था। ठीक है, हैदराबाद के शासक को क्या कहते थे? निज़ाम कहते थे। उस समय जो निज़ाम थे उनकी जो है
वो भी दक्कन, देखो दक्षिण भारत का क्षेत्र था, वहीं मराठा है, वहीं जो है तुम्हारे क्या है निज़ाम है। तो मराठा और निज़ाम दोनों जो है शक्ति के लिए आपस में लड़ाई कर रहे थे। तो इसीलिए जो है बाजीराव प्रथम और निज़ाम के बीच में पहला युद्ध होता है जिसे हम लोग कहते हैं पालखेड़ का युद्ध। ठीक है, पालखेड़ का युद्ध बाजीराव प्रथम से लड़ा, निज़ाम हार गया 1728 में। जब हार गया तो एक संधि हुई जिसे कहते हैं मुंगी शिवगांव की संधि। ठीक है, याद रखिएगा पालखेड़ के युद्ध के बाद हुई थी, पीएम याद रखो प्राइम मिनिस्टर से, पालखेड़ का युद्ध तो मुंगी शिवगांव की संधि कब हुई थी 1728 में, 1728 में। ठीक है, इस संधि के अनुसार निज़ाम ने क्या किया, चौथ एवं सरदेश मुखी देना स्वीकार कर लिया। कहा कि हम अपनी आय का राजस्व का 1/4वां भाग और सरदेश मुखी जो है 1/10वां भाग हम आपको देंगे, ये स्वीकार कर लिया। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें और दूसरा ये भी स्वीकार किया कि जो निज़ाम है वो पहले क्या करता था, बहुत इंटरफेयर करता था मराठों की आपसी लड़ाई में। जैसे मराठा अगर मान लो उनकी आपस में घर घर की लड़ाई चल रही है तो आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता रहता था। तो ये संधि में ये भी डिसाइड होगा कि अब तुम कभी हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करोगे। उसके बाद पहला तो हो गया निज़ाम के साथ संबंध। निज़ाम के साथ संबंध में हमने क्या देखा, निज़ाम के साथ संबंध में पालखेड़ का युद्ध और मुंगी शिवगांव की संधि निज़ाम से किसने की थी, बाजीराव ने। इसके बाद गुजरात में मालवा के संबंध की बात किया जाए। गुजरात के क्षेत्र में भैया ऐसा हुआ कि जब बाजीराव जो है पावरफुल था, तो बाजीराव ने क्या कहा कि ऐसा किया जाए कि गुजरात के क्षेत्र में जो है चौथ की मांग की जाए और चौथ ना दे तो उन पर जो है अटैक कर दिया जाए, चौथ देने के लिए मजबूर किया जाए उनको। भाई कमाई का स्रोत है हमारे चौथ। अब चौथ देने की जब मांग की तो पेशवा था और उन्हीं के जो मतलब मराठाओं में जो पेशवा थे, और पेशवा और क्या हुआ जो हमारे क्या थे सेनापति, पेशवा और सेनापति। ठीक है, पेशवा और सेनापति के बीच में आपस में लड़ाई हो गई। सोचो मतलब भैया जब पेशवा मतलब बाजीराव कहने लगे कि गुजरात से चौथ लिया जाए, और जो सेनापति था कह रहा था गुजरात से चौथ ना लिया जाए, भैया उसकी गुजरात के राजा से अच्छी बनती होगी। अब दोनों में आपस में बात बिगड़ गई सेनापति और पेशवा में, तो जो है दोनों में आपस में युद्ध हो गया 1731 में, जिसे हम लोग कहते हैं डमाई का युद्ध। क्या कहते हैं, डमाई। बजाओ भैया डमाई, आपस में लड़के डमरू बजाओ। तो डमाई का युद्ध हो गया 1731 में किसी के बीच में, पेशवा और सेनापति, मराठा के पेशवा मराठा के सेनापति के बीच में, जिसमें पेशवा जीत गए। जिसके बाद इन्होंने क्या किया, छत्रपति पर जो है दबाव बनाया और खुद ही जो है क्या किया, पेशवा ने अपने आप को ही सेनापति भी घोषित करवा लिया। भैया पेशवा की पावर और बढ़ गई, खुद सेनापति हो गया। इसके बाद बुंदेलखंड के साथ संबंध की बात की जाए तो आप लोग फिल्म में देखे हैं, बाजीराव मस्तानी वाली फिल्म में क्या होता है कि राजा छत्रसाल होते हैं भैया। राजा छत्रसाल जो होते हैं वो उन पे जो है अटैक करने वाला होता है जो इलाहाबाद का सूबेदार है, जिसका नाम होता है मोहम्मद खां बंगस। अब मोहम्मद खां बंगस जब अटैक करने वाला होता है तो क्या होता है, राजा छत्रसाल जो है क्या करते हैं, पेशवा से मदद मांगते हैं। देखे थे अब मस्तानी गई थी मदद मांगने, तो जब मदद मांगते हैं तो भैया पेशवा मदद कर देते हैं। जब पेशवा मदद कर देते हैं तो क्या होता है, पेशवा क्या करते हैं, हरा देते हैं किसको, मोहम्मद खां बंगस को। और उसके बदले जो है उनको मिलता है, जो बुंदेलखंड के शासक होते हैं उनको देते हैं हृदय नगर, झांसी और कालपी का क्षेत्र दे देते हैं, और साथ में अपनी लड़की भी दे देते हैं जिसका नाम था मस्तानी। कहीं कहीं पर लिखता मिलता है कि उनकी दासी थी, कहीं कहीं मिलता है कि लड़की थी, जो भी था इतना इंपॉर्टेंट वो नहीं, इतना इंपॉर्टेंट है कि उनको मिला क्या क्या। तो मिला क्या क्या, हृदय नगर, झांसी और कालपी। ठीक है, हृदय नगर, झांसी और कालपी का क्षेत्र जो है मिल गया किसको, अब पेशवा को। ठीक है, काफ़ी बाकी धन संपदा भी मिली। इसके अलावा अगर बात करते हैं मुग़लों के साथ संबंध की, तो भैया मुग़लों की हालत 1707 में बताया औरंगजेब की डेथ के बाद कमज़ोर थी। कमज़ोर हालत को देख के क्या हुआ कि पेशवा जो बाजीराव प्रथम थे, पेशवा बाजीराव प्रथम जो थे, पेशवा बाजीराव प्रथम ने क्या किया कि जो पेशवा बाजीराव जो प्रथम थे उन्होंने 1733 में क्या किया, घूमने चले गए टहलते टहलते दिल्ली। और दिल्ली का शासक था भैया, कौन होता था दिल्ली का शासक, दिल्ली का जो शासक होता था होते थे मुग़ल। 1733 में घूमते टहलते जब दिल्ली चले गए, अब भैया हालत ख़राब हो गई, मुग़लों की हालत ख़राब। ये बस घूमने गए थे 3 दिन के लिए, भैया सोचे कि चलो भैया छुट्टी टूर पे निकला जाए। टूर पे निकले, 3 दिन पहुंच गए दिल्ली। अब दिल्ली जब पहुंच गए टूर पे, अब भैया हालत मुग़ल बादशाह ख़राब हो गई, तो दिल्ली उल्ली छोड़ के भागने तैयार हो गया। तो उन्होंने कहा अरे भैया आराम से, हम तो बस जो है घूमने टहलने आ गए हैं, 2-3 दिन रुक के चले जाएंगे। अबे 2-3 दिन रुक के चले जाएंगे। हालांकि शक्ति का एक प्रदर्शन होता था, शक्ति के प्रदर्शन को देखते हुए जो मुग़ल बादशाह थे उन्होंने 13 लाख रुपए दिए। कहा कि हमारे यहाँ तुम घूमने आए हो, तुम दमाद से कम थोड़ी हो, 13 लाख रुपया ले लो हमसे, और जो है मालवा का क्षेत्र हमसे ले लो। तो मालवा का क्षेत्र जो कि उस समय निज़ाम के जो है कब्ज़े में आता था, उस क्षेत्र को जो है दे दिया किसको,
मराठा को। हालांकि मेन पावर जो है मुगलों के पास थी, लेकिन उन्होंने अभी तक निज़ाम को दिया था, निज़ाम से लेके किसको दे दिया, मराठा को। अब वहाँ से लौटते समय मालवा के ही क्षेत्र में क्या हुआ, किसके किससे भिड़ंत हो गई, जो हमारे हैदराबाद के निज़ाम थे और निज़ाम से जो है भिड़ गए कौन, पेशवा। निज़ाम और पेशवा की जब लड़ाई हो गई, भैया मालवा का क्षेत्र निज़ाम से लेके पेशवा को दिए हैं तो लड़ाई तो होनी तय थी, तो मालवा के क्षेत्र में युद्ध हो गया। जब मालवा के क्षेत्र में युद्ध हो गया तो निज़ाम फिर हार गए, निज़ाम हरल्ले थे ही तो निज़ाम फिर हार गए। अब निज़ाम फिर हार गए तो 1738 में दुरई सराय की संधि कर ली, दुरई सराय की संधि की 1738 में, जिसमें जो है मालवा का अधिकांश क्षेत्र किसको मिल गया, मराठों को मिल गया। और इस युद्ध क्षतिपूर्ति के बदले कहा कि युद्ध की जो हमारा नुकसान हो गया था ना युद्ध में, तो युद्ध के बदले 50 लाख रुपए जो है पेशवा को मिले। कितने, 50 लाख रुपए पेशवा को मिल गए। ठीक है, कहानी समझ में आई। चलो इसके बाद जो है पुर्तगालियों के साथ संबंध की बात किया जाए। पुर्तगालियों के साथ संबंध 1739 में मराठाओं ने पुर्तगालियों के नियंत्रण वाले बसीन एवं सालसेट पर अधिकार कर लिया। 1739 में क्या किया, पुर्तगालियों का क्षेत्र था बसीन और सालसेट, उसको जीत लिया, छीन लिया। का कहानी आगे बढ़ाया जाए। अब उसके बाद बात करते हैं बालाजी बाजीराव। ठीक है, पहले सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ बने थे। कब तक, 1713 से लेकर 1720 तक। ठीक है, 1720 के बाद 1740 तक बने बाजीराव, और बाजीराव के बाद 1740 से 1761 तक यानी 21 सालों तक बने बालाजी बाजीराव। ठीक है, बालाजी बाजीराव बने। अब बालाजी बाजीराव जब बने तो इन्होंने आते ही पहले क्या किया, संगोला की संधि कर ली। किससे, अपने छत्रपति के साथ में। ठीक, अभी तक छत्रपति जो है नाम मात्र का बना हुआ था, हालांकि पावर मेन पेशवा के हाथों में आ गई थी, लेकिन छत्रपति जो है बना हुआ था। अब इन्होंने क्या किया, मेन जो वास्तविक शासक हो गए अब ये कौन, बालाजी बाजीराव से। बालाजी बाजीराव से वास्तविक पेशवा के पास ही सारी शक्तियाँ आ गई। अब शक्तियाँ हालांकि पहले भी थी, लेकिन जब वास्तविक शक्तियाँ अब किसके हाथों में आ गई, पेशवा के हाथों में, जो कि पहले से जो है थी। हालांकि शक्तियाँ पेशवा के हाथों में थी, लेकिन अब छत्रपति का एकदम नाम मात्र भी समाप्त हो गया। अब निज़ाम के संबंध की बात किया जाए तो निज़ाम के साथ संबंधों की अगर बात किया जाए तो इनके जो है निज़ाम के साथ संबंध 3 चरणों में देखे जाते हैं। इन्होंने जो है निज़ाम को 3 बार जो है हराया। सबसे पहले 1752 में क्या हुआ, भलकी का युद्ध। और भलकी का युद्ध जब हुआ तो आधा बरार का क्षेत्र जो है मिल गया किसको, भलकी की संधि हुई थी। भलकी की संधि में जो है आधा जो है क्षेत्र मिल गया, भलकी की संधि में बरार का आधा क्षेत्र मराठों को मिल गया। 1752 में प्रथम चरण में 1752 में निज़ाम पेशवा के बीच में युद्ध हुआ। इसमें निज़ाम हार गए, हरंटे थे ही, निज़ाम हार गए। 1752 में क्या हुआ, भलकी की संधि हो गई। सबसे पहले देखो भलकी हुई थी, फिर सिंदखेड़ हुई थी, फिर उदगीर हुई थी। याद रखो BSU से। ठीक है, भलकी, सिंदखेड़, उदगीर, तीनों संधियां निज़ाम के साथ में की थी बालाजी बाजीराव ने। ठीक है, 1752 में भलकी की संधि, बरार का आधा क्षेत्र मिला। 1757 में सिंदखेड़ की संधि और 25 लाख रुपए का वार्षिक आय का क्षेत्र जो है मिल गया। 1760 में क्या हुआ, निज़ाम फिर हार गए, उदगीर की संधि हुई जिसमें 60 लाख रुपए वार्षिक आय का क्षेत्र मिला। ठीक है, इसमें कोई स्टोरी खास है नहीं। 3 युद्ध हुए बालाजी बाजीराव और निज़ाम के साथ में, तीनों में निज़ाम हार गए। तीनों में जो है अलग अलग संधि की, 52 में भलकी, 57 में सिंदखेड़ और 60 में उदगीर की संधि। ठीक है, पहले में बरार का आधा क्षेत्र, भलकी में बरार का आधा का क्षेत्र मिल गया, सिंदखेड़ में 25 लाख रुपए आय का क्षेत्र मिल गया, जहाँ से 25 लाख रुपए कमा सकते थे सालाना। उसके बाद उदगीर में 60 लाख रुपए आय का क्षेत्र मिल गया बालाजी बाजीराव को। निज़ाम जो है तीनों में हार गए। ठीक है, 52, 57, 60। ठीक है, 52, 5, 57 और फिर उसके बाद 3, 60 है, इसे याद रख लो। 52, 57, 60। ठीक है, भलकी, सिंदखेड़, BSU याद रखना। क्या क्या याद रखोगे, भलकी, सिंदखेड़ और उदगीर। ठीक है, भलकी 52 में हुआ था, उसके बाद ये तुम्हारा 57 में जो है सिंदखेड़ हुआ था, उदगीर तुम्हारा 60 में हुआ था। ठीक है, इतना याद रखिएगा आप लोग। चलिए इसके बाद अगर बात करते हैं बंगाल के साथ संबंधों की, तो बंगाल के साथ संबंधों की बात करें 1752 में पेशवा ने बंगाल के क्षेत्र पर सैन्य अभियान कर दिया। सैन्य अभियान करके जो है बंगाल में जो है उस समय शासक जो था अलीवर्दी खां था। अलीवर्दी खां को इन्होंने क्या किया, कहा कि भैया ऐसा है, तुम जो है उड़ीसा का क्षेत्र हमको दे दो, उसके अलावा बंगाल बिहार से हमको चौथ देने लगो, और चौथ के रूप में जैसा कितना देगा, 12 लाख रुपए। तय कर लिया कि भैया इतने जो है बंगाल बिहार से हमको चौथ के रूप में 12 लाख रुपए सालाना तुम हमको दोगे, उड़ीसा का क्षेत्र हमको दे दोगे। बंगाल ने भैया अलीवर्दी खां जो है जब देख लिया कि इनकी पावर ज़्यादा है तो अपने आप स्वीकार कर लिया, युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, 12 लाख रुपये बंगाल बिहार के चौथ के रूप में और उड़ीसा का क्षेत्र, 2 चीज़ें मिल गई बंगाल से। किसको, बालाजी बाजीराव को। इसके बाद बात करते हैं राजपूत के साथ संबंधों की। राजपूत के साथ संबंधों की अगर बात किया जाए तो पेशवा ने क्या किया, उत्तर भारत में अपने भाई को, जो अपना भाई था, छोटा भाई रघुनाथ राव, उसको भेज दिया उत्तर भारत में। कहा जाओ देखो तुम व्यवस्था अपनी। उत्तर भारत में आया तो इसने क्या किया,
कोटा, जयपुर, बूंदी, ये सब जो राजपूत राज्य थे, इन राजपूत राज्यों में क्या किया, इनकी आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना स्टार्ट किया, जिससे जो है क्या हुआ, राजपूतों के साथ संबंध इनके गड़बड़ा गए। तो ये ध्यान रखना, ये जो है आगे काम आएगा। राजपूतों के साथ संबंध क्यों गड़बड़ाए थे, क्योंकि जो भाई थे बालाजी बाजीराव के, जो बालाजी बाजीराव के भाई थे, उनका नाम था रघुनाथ राव। क्या था, रघुनाथ राव। अब रघुनाथ राव क्या करते थे, इन्होंने जो है राजपूतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया। आंतरिक मामलों में जो हस्तक्षेप किया कोटा, जयपुर और बूंदी में, तो जो है क्या हुआ, राजपूत राजा इनसे गुस्सा हो गए, कहा कि तो मतलब हमारे में इंटरफेयर करने आ रहे हैं बीच में, तो मामला जो है दोनों में ख़राब हो गया। ठीक है, इसके बाद मुगलों के साथ संबंध की बात किया जाए। अब उत्तर भारत गए तो सोचा घूमते घूमते दिल्ली घूम लिया जाए। भाई साहब इनके जो थे कि रघुनाथ राव सोचे घूमते घूमते क्या किया जाए, दिल्ली भी घूम लिया जाए। हम लोग आए हैं इधर राजस्थान घूमेंगे, दिल्ली नहीं घूमेंगे, दिल्ली वालों को बुरा लग जाएगा। तो ये जो है दिल्ली की तरफ जाने को तैयार हुए। और दिल्ली में उस समय कंडीशन ये थी कि जो मुग़ल बादशाह थे और जो उनके वज़ीर थे, वज़ीर का नाम था इमदुल मुल्क। तो बादशाह और जो वज़ीर था मुग़लों का, दिल्ली में जो सुल्तान थे और जो वज़ीर उनके थे, उनकी बढ़िया जम नहीं रही थी। राजा वज़ीर की जब बढ़िया जम नहीं रही थी, तो वज़ीर जो था वो सत्ता को अपने हाथों में लेना चाहता था। उसने क्या किया, पेशवा को कहा कि अपने कब्जे में लेना है हमको, पेशवा को अपने साथ मिलाना है, जिससे हम जो है यहाँ पर राजा बन पाएँ। तो पेशवा को अपने साथ मिलाने के लिए वज़ीर ने क्या कहा कि कहा कि मालवा का क्षेत्र जो है हम तुमको पूरा का पूरा दे देंगे। अभी ज़्यादातर तुम अधिकार कर ही चुके हो, लेकिन हम पूरा मालवा तुमको दे देंगे। अब भैया ये बात तय हुई। उसके बाद जो है कुछ ही समय बाद क्या हुआ, अहमद शाह अब्दाली आया। अहमद शाह अब्दाली जो है युद्ध करने भारत प्रवेश किया। और भारत में प्रवेश करने के बाद अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया, आक्रमण किया, लूटपाट मचाई। लूटपाट मचा के दिल्ली और पंजाब को जीत लिया और दिल्ली और पंजाब में अपने प्रतिनिधियों को नियुक्त करके चला गया। अपने प्रतिनिधियों को नियुक्त करके चला गया। उसके बाद जो है क्या हुआ, रघुनाथ राव दिल्ली पहुँचे। अब रघुनाथ राव दिल्ली में जैसे प्रवेश किए, इन्होंने क्या किया, अहमद शाह अब्दाली के प्रतिनिधियों को पंजाब और दिल्ली से भगा दिया। अब भैया ये बात तो जो है दिल पे लग गई अहमद शाह अब्दाली को। अहमद शाह अब्दाली बहुत बड़ी सेना का मालिक था, बहुत पावरफुल था। अहमद शाह अब्दाली को जो है ये बात दिल पे लग गई। उनने कहा साले मतलब हम जो है यहाँ अपने प्रतिनिधि बना के गए हैं, उनको तुम भगा दिए। और प्रतिनिधियों को जो भगाया भैया वो दिल पे लग गया। और दिल कब लग गया तो बदला लेने तैयार हो गया वो, कहा कि अब तो हम बदला लेके रहेंगे। और बदला लेने के लिए दोबारा एंटर किया भारत में जो है अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली जब दोबारा भारत में एंटर किया भैया, तभी हो गया हमारा क्या, पानीपत का तृतीय युद्ध। 14 जनवरी 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। ठीक है, पहला युद्ध कब हुआ था, 1526 में। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में। दूसरा जो है कब हुआ था, 1556 में। 1556 में जो है दूसरा युद्ध हुआ था। इसके बाद तीसरा जो हमारा युद्ध हुआ वो कब हुआ, 1761 में। ठीक है, 14 जनवरी 1761 को पानीपत के मैदान में दोनों जो है अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में जो है भिड़ गया, जिसमें जो है मराठा पराजित हो गए। कारण क्या था, आपको अभी थोड़ी देर पहले कारण बता चुके हैं। राजपूत राजाओं से संबंध जो है मराठाओं के बिगड़ चुके थे। मराठा अकेले इतने सक्षम नहीं थे कि जो है दिल्ली में पानीपत के क्षेत्र में जो है हरा पाएँ किसको, अहमद शाह अब्दाली को। ठीक है, क्योंकि इन्होंने अपनी पहली बात तो इन्होंने अपनी क्या किया था, गुरिल्ला नीति को छोड़ दिया था। जो गुरिल्ला युद्ध करने की नीति होती थी, छापा मार युद्ध, इधर उधर से जो है पहाड़ों सहाड़ों में रहते थे, जो है रस्सी से कूद के जो है आपस में लड़ाई कर लेते थे, तो आसानी से हरा देते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, जो अपनी पैतृक जो छापा मार नीति थी उसको त्याग दिया था। ठीक है, इसलिए कमज़ोर हो गए। अब खुले मैदान में जो है मराठा उतने पावरफुल नहीं थे, उतनी संख्या में भी नहीं थे। और साथ में इनको जो है अड़ोसी पड़ोसी राज्य जो राजपूत राजा थे, इन सब का भी सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि इनके यहाँ इन्होंने जो है आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके अपनी स्थिति खराब कर ली थी। ठीक है, तो जब अहमद शाह अब्दाली जो है आके जीत गया पानीपत के युद्ध में, तो यहाँ से मराठा थोड़ा सा कमज़ोर हुए। मराठा जब कमज़ोर हुए तब भैया इसके बाद बनते हैं माधवराव प्रथम। कौन बनता है, माधवराव प्रथम। अब माधवराव प्रथम बनते हैं पेशवा। माधवराव प्रथम जो है जब पेशवा बनते हैं, तो पेशवा माधवराव प्रथम ने निज़ाम के ऊपर आक्रमण करके उसे पुनः चौथे एवं सरदेशमुखी देने के लिए बाध्य कर लिया। एक्चुअली माधवराव पेशवा थे कौन, माधवराव जो है बालाजी बाजीराव थे। बालाजी के बाजीराव के भाई थे रघुनाथ राव, उन्हीं के भाई ये भी थे माधवराव, ये 3 भाई थे। ठीक है, माधवराव ने क्या किया, जो माधवराव प्रथम था, माधवराव प्रथम 1761 से 1772 तक शासन किया इसने, 11 वर्षों तक। 1761 से 72 तक माधवराव प्रथम ने शासन किया था। माधवराव प्रथम की उपलब्धियों की अगर बात किया जाए तो पेशवा माधवराव प्रथम ने निज़ाम के ऊपर आक्रमण करके उसे चौथ एवं सरदेशमुखी देने के लिए बाध्य किया। ठीक है, उसने मैसूर के हैदर अली को भी कर देने हेतु बाध्य किया। ठीक है, उसने मालवा एवं बुंदेलखंड के क्षेत्र को भी मराठों के अधीन कर दिया। सोचने वाली बात समझो, सबसे पहले मतलब कंडीशन अब खराब हुई। देखो भैया, जब पानीपत का तृतीय युद्ध हारे
तो निज़ामों ने कहा अब हम चौसरदेशमुखी काहे थे, तुम तो खुदे हार गए हो, तुम खुदे कमज़ोर हो। तब भैया फिर से इन्होंने क्या किया, अपनी पावर दिखाई और चौसरदेशमुखी देने के लिए दोबारा बाध्य किया। मैसूर के हैदर अली को भी इन्होंने टैक्स देने के लिए बाध्य कर लिया। इसके अलावा मालवा एवं बुंदेलखंड के क्षेत्र पर जो है पुनः मैदान, अब मालवा और बुंदेलखंड का क्षेत्र जो है स्वतंत्र होने लगा था, तो मालवा बुंदेलखंड के क्षेत्र पर इन्होंने क्या किया, पुनः जो है अधिकार कर लिया। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय जो था उस समय, जो बक्सर के युद्ध में हार गया था। बक्सर का युद्ध आपको जब बंगाल पढ़ाएंगे तो डिटेल में बताएंगे। 22 अक्टूबर 1764, ठीक है, 22 अक्टूबर 1764 को एक जो है अंग्रेजों के साथ में बक्सर का युद्ध लड़ा था। किसने, मुगल बादशाह ने, ठीक है, अवध के नवाब ने और मीर कासिम ने, 3 लोगों ने मिल के जो है लड़ा था अंग्रेजों के खिलाफ, जिसमें जो है अंग्रेज जीत गए थे। अंग्रेज जीत गए थे तो इन्होंने कर ली थी संधि इलाहाबाद की। इलाहाबाद की संधि के बाद क्या किया था कि इनको जो है इलाहाबाद में जो मुगल शासक थे शाह आलम द्वितीय, इनको क्या किया था, इलाहाबाद में जो है बैठा दिया था पेंशन दे के, ठीक है। तो अब भैया माधवराव जब पेशवा बना तो माधवराव ने क्या किया, उठा के जो है फिर से जो है पेशवा बना दिया, राजा बना दिया जा रहा था कि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को दिल्ली में फिर बैठा दिया जाके, ठीक। यानी इतनी पावर थी जो है, इसने फिर से दिल्ली का सुल्तान किसको बना दिया, शाह आलम द्वितीय को। यानी उस समय क्या थे, एक जो है किंग मेकर की भूमिका में जो है पेशवा हमको नज़र आते हैं, ठीक है, किंग मेकर बन गए, ठीक है। 1772 में ही पेशवा का आकस्मिक निधन हो गया। ये बात जो है यहाँ पे दिक्कत हो गई, 11 वर्ष में ही जो है 1761 के बाद 72 में ही जो है क्या हुआ, पेशवा की आकस्मिक रूप से डेथ हो गई। माधवराव जो है आकस्मिक रूप से डेथ कर गए। इसके बाद बनते हैं नारायण राव। एक्चुअली हुआ ऐसा कि जो नारायण राव था माधवराव का पुत्र था। माधवराव का पुत्र नारायण राव था। नारायण राव 72-73 में एक ही साल शासक बना। नारायण राव जैसे ही बना था भैया पेशवा, वैसे ही क्या हुआ, इसके चचा, आपको बताए थे कि 3 भाई थे। 3 भाई कौन कौन से थे, 3 भाई आपके थे माधवराव, देखो बालाजी बाजीराव, रघुनाथ राव और माधवराव, ठीक है, 3 भाई थे ये। 3 भाइयों में से सबसे पहले तो बालाजी बाजीराव शासक बने थे। उसके बाद बालाजी बाजीराव के बाद कौन बना था, बालाजी बाजीराव के बाद दूसरे भाई बन गए माधवराव। और माधवराव जो है जब बन गए तब जो है क्या हुआ कि अब बचे थे रघुनाथ राव, उनके भाई, ठीक। अब शासक बनता था पुत्र, ठीक है। तो क्या हुआ, अब भैया रघुनाथ राव, नारायण राव के बाद क्या हुआ, मतलब माधवराव के बाद क्या हुआ, नारायण राव शासक बन गए। अब नारायण राव जब शासक बने तो जो इनके चचा थे, चचा यानी अब रघुनाथ राव बचे थे, 2 तो निपट चुके, तो रघुनाथ राव ने क्या किया, नारायण राव की हत्या कर दी। नारायण राव की हत्या कर दी जो खुद पेशवा बनना चाहते थे। अब जब खुद पेशवा बनना चाहते थे, इन्होंने हत्या कर दी नारायण राव की। अब भैया जो है मराठा सरदार जो थे, मराठा सरदारों ने जो है रघुनाथ राव को फिर भी, जो नारायण राव की हत्या कर दिए थे, इनको फिर भी पेशवा बनने नहीं दिया। उल्टा जो है क्या किया, नारायण राव के जो छोटा पुत्र था यानी अल्पवयस्क पुत्र था, उसको पेशवा बना दिया, लेकिन रघुनाथ राव को पेशवा बनने नहीं दिया। अब मामला यहीं से जो है क्या हुआ, मराठाओं में फूट आपस में पड़ गई। हुआ ऐसा कि नारायण राव की भैया उनके चाचा ने हत्या कर दी। अब बात समझो, स्टोरी समझो। 3 भाई थे। 3 भाई कौन कौन से, सबसे पहले थे बालाजी बाजीराव, दूसरे थे हमारे कौन से, माधवराव, ठीक है। उसके बाद थे रघुनाथ राव, ये 3 भाई थे, ठीक। बालाजी बाजीराव जो है पेशवा बने। बालाजी बाजीराव जब डेथ किए तो उनकी जगह पेशवा बने कौन, माधवराव। अब माधवराव के पुत्र का नाम था नारायण राव, ठीक है, नारायण राव। अब माधवराव जब डेथ किए तो उनका पुत्र जो है नारायण राव पेशवा बना, जो कि बनना ही चाहिए था। लेकिन इसको क्या हुआ, इनके चचा ने मार दिया, क्या रघुनाथ राव ने नारायण राव को मार दिया। अब रघुनाथ राव ने जब मार दिया तो जो वहाँ के मराठा सरदार थे उन्होंने रघुनाथ राव को कहा पेशवा नहीं बनने दिया। और जब पेशवा नहीं बनने दिया तो किसको पेशवा बना दिया, इनके पुत्र नारायण राव के पुत्र जो है माधव नारायण राव को, ठीक है, माधव नारायण राव को बना दिया, ठीक है। माधव नारायण राव को पुत्र पेशवा बना दिया। माधव नारायण राव को पेशवा बना दिया, जिसे सवाई माधव राव भी कहते हैं। तो माधव नारायण राव को पेशवा बना दिया जो कि अल्पवयस्क था, तो इसकी सहायता के लिए जो है 12 व्यक्तियों को नियुक्त कर दिया, ठीक। एक परिषद बना दी। भैया छोटा सा था, अल्पवयस्क था, मान लो 8 साल का है तो 8 साल में क्या शासन व्यवस्था संभालेगा। अब इन्होंने क्या किया, 12 सदस्यों की एक समिति बना दी, परिषद बना दी। इस परिषद को कहा जाता था बार भाई, क्योंकि 12 लोग हैं तो बार भाई कहने लगे, बार भाई कहने लगे। अब यहीं से जो है क्या हुआ, नारायण राव जब यहाँ पेशवा बन गया, माधव नारायण राव, रघुनाथ राव जो है विद्रोही हो गया। रघुनाथ राव ने कहा कि पेशवा तो हम ही बनेंगे, हम एक हत्या भी कर दी साला, हमको फिर भी पेशवा नहीं बनाया जा रहा है। तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों से मिलने को तय कर लिया। अब अंग्रेजों से मिलने को तय कर लिया तो यहीं जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की नींव पड़ती है। उसके बाद अर्ध स्वतंत्र राज्यों का प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद उदय हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कैसे हुआ, क्या हुआ उसके बारे में।
प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की अगर बात किया जाए तो रघुनाथ राव जब पेशवा नहीं बन पाया, जब रघुनाथ राव पेशवा नहीं बन पाया, यानी जो मराठा सरदार थे उन्होंने रघुनाथ राव को पेशवा नहीं बनने दिया। भाई उनने अपने भतीजे को निपटा भी दिया, तो भतीजे के लड़के को पेशवा बना दिया, लेकिन उसको नहीं बनाया, चचा को नहीं बनाया। अब रघुनाथ राव जो है जब गुस्सा हो गया, अंग्रेज़ों के पास चला गया, सूरत पहुंचा, बम्बई पहुंच गया। बम्बई गया और बम्बई में जाके जो है क्या किया, इसने जो है अंग्रेज़ों से सहायता मांगी और उनसे जो है 1775 में कौन सी संधि कर ली, सूरत की संधि कर ली। 1775 में जो है हो गई सूरत की संधि। सूरत की संधि में तय ये हुआ कि जब ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश को क्या क्या मिलेगा, सालसा एवं बसीन का क्षेत्र ब्रिटिश को मिल जाएगा। ठीक है, क्या क्या मिलेगा, सालसा बसीन का क्षेत्र मिल जाएगा ब्रिटिश को। दूसरा क्या मिल जाएगा, सूरत और भड़ौत से, जो सूरत और भड़ौत बंदरगाह थे वहाँ से टैक्स कलेक्शन का अधिकार ब्रिटिश को मिल जाएगा। ठीक है, सालसा एवं बसीन का क्षेत्र मिल जाएगा, सूरत एवं भड़ौत से टैक्स कलेक्शन का अधिकार मिल जाएगा ब्रिटिश को। रघुनाथ राव को क्या मिलेगा, रघुनाथ राव ने कहा ऐसा है, हमको बना दो तुम पेशवा, और पेशवा बनाने के लिए ऐसा करो, हमको दे दो 2500 सैनिक, और 2500 सैनिक दे दो, इसके बदले हम 1.5 लाख रुपए सेना पे खर्च करेंगे, जो है पैसा देंगे तुमको सेना के बदले जो है, और हमको क्या बना दो भैया 2500 सैनिक दे दो, जिसके बदले तुमको देंगे क्या, 1.5 लाख रुपया। हम तय हो गया ये। अब भैया जब ये तय हो गया, रघुनाथ राव का सपोर्ट करने लगे ब्रिटिश। अब भैया यहीं से जो है क्या हुआ है, सूरत की संधि से ही प्रारंभ हो गया आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल मराठा युद्ध जो है कैसे आरंभ में विकास हुआ, पूरी कहानी आप स्टोरी याद रखिए अच्छे से एकदम। सबसे पहले जब 1875 में क्या हुआ, सूरत की संधि हुई। सूरत की संधि के बाद बम्बई प्रशासन ने जो है सूरत की संधि की थी। बम्बई प्रशासन ने क्या किया, सबसे पहले अपनी सेना भेजी कर्नल कीटिंग के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में, कर्नल कीटिंग भैया चले वहाँ से अपना घुड़सवार लेके, सेना लेके 18 मई 1775 में आरस के मैदान में, सबसे पहला युद्ध कहाँ हुआ, आरस के मैदान में युद्ध हुआ। आरस के मैदान में जो है कर्नल कीटिंग ने क्या किया, मराठों को हरा दिया। मराठों को हरा तो दिया, लेकिन पूना जो विशेषकर राजधानी थी, यानी जो बड़ा क्षेत्र था, उस पर भी मराठाओं का अधिकार बना हुआ था, तो पूरी तरीके से मराठा तो अभी पराजित हुए नहीं। आरस के मैदान में हालांकि मराठा हार गए, लेकिन जो पूना का क्षेत्र था उस पर अभी भी उनका अधिकार बना हुआ था। अब भैया ऐसा हुआ कि फिर हुई पुरंदर की संधि 1 मार्च 1776 को। क्या हुई, पुरंदर की संधि। एक्चुअली हुआ ऐसा कि यहाँ पर जो है कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो गया, किसके बीच में विवाद हो गया। एक तरफ जो है बम्बई में जो है अंग्रेज़ थे, एक तरफ जो है कहाँ थे, बंगाल में। ठीक है, अब बम्बई और बंगाल के जो अंग्रेज़ थे, इन्हीं आपस में जो है इनके बीच में संघर्ष उत्पन्न दिखता है यहाँ पर। अब बम्बई वालों ने तो सूरत की संधि कर ली थी। सूरत की संधि में ये कहा था कि भैया ऐसा है कि जो है हम रघुनाथ राव का सपोर्ट करेंगे, रघुनाथ राव को पेशवा बनाएंगे, और उसके बाद जो है क्या करेंगे कि जो है उसके बदले हमको बसीन सालसेट मिल जाएगा, उसके बदले हमको भड़ौत सूरत बंदरगाह से टैक्स मिलेगा, ये सब जो है अधिकार हमको मिलेंगे, हम इनको क्या 2500 सेना देंगे, बस इतना तय हुआ था। अब जो है बम्बई ने तो तय किया था, लेकिन बंगाल ने जो है बम्बई वाली जो सूरत की संधि थी उसको मानने से कर दिया इनकार। ठीक है, जो वारेन हेस्टिंग्स था उस समय, जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, उसने सूरत की संधि मानने से इनकार कर दिया, और उसने क्या किया, कर्नल अपटन को पूना दरबार में भेजा। पूना मतलब जहाँ पेशवा रहते थे, तो पूना के दरबार में कर्नल अपटन को भेजा और जो है कहा कि पुरंदर की संधि कर लो। अब पुरंदर की संधि जब कर ली, पुरंदर की संधि जब हुई, तो इस संधि के तहत सूरत की संधि को रद्द कर दिया गया। मराठाओं ने युद्ध पूर्ति के तौर पर 12 लाख रुपए देना स्वीकार कर लिया। भैया कहा कि युद्ध लड़े थे तो हमसे आरस का, तो चलो 12 लाख ले लो। इसके अलावा जो 25,000 रुपये कहा कि हम पेंशन दे देंगे रघुनाथ राव को, इनको भेजो यहाँ से, हटाओ, गुजरात भेज दो इनको, यहाँ मत रखो, ये सब मतलब लड़ाई झगड़ा करवा रहे हैं। बात तय हो गई। सालसेट एवं बसीन का क्षेत्र जो है ब्रिटिश जो उनसे तय हुआ था सूरत में, कहा कि हमसे ही ले लो यार, काहे युद्ध लड़ाई करोगे। जो है ये जब तय हुआ, अब ये किया किसने, देखो भैया, जो सूरत की संधि की थी वो की थी बम्बई ने। ठीक है, बम्बई ने की थी, बम्बई के जो गवर्नर थे उन्होंने की थी। और जो ये पुरंदर की संधि कौन कर रहा है, बंगाल के जो गवर्नर जनरल हैं, कौन, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स ने कर ली है पुरंदर की संधि। 1 मार्च 1776 को हुई थी पुरंदर की संधि। एक्चुअली जानते हो पूछा क्या जाता है, क्रम पूछा जाता है, तो याद रखना, सबसे पहले सूरत की संधि हुई, फिर आरस का युद्ध हुआ, फिर पुरंदर की संधि हुई, क्रम याद रखना आप। ठीक है, पुरंदर की संधि कब हुई, 1776 में, 1 मार्च 1776 को हुई पुरंदर की संधि, जिसमें सूरत की संधि को मानने से मना कर दिया किसने, बंगाल के गवर्नर जनरल ने। ठीक है, 12 लाख रुपए कहा कि युद्ध के बदले ले लो, 25,000 रुपये कहा रघुनाथ राव को पेंशन दे के गुजरात के कोपरगांव भेज दो, और सालसेट और बसीन के क्षेत्र तुम ले लो हमसे, तय हो गया। अब भैया पुरंदर की संधि फिर से जो है क्रियान्वित नहीं हो सकी, पुरंदर की संधि मानने से मना कर दिया जो है, अब किसने, बम्बई वालों ने।
अब भैया सूरत की संधि बंगाल वालों ने मान्य से मना कर दिया, तो पुरंदर की संधि बम्बई वालों ने मान्य से मना कर दिया, कहा कि ये तो तुम क्यों, हम नहीं मानेंगे। बम्बई वालों ने मान्य से मना कर दिया और रघुनाथ राव को जो है क्या किया, आश्रय देती रही। उन्होंने कहा कि रघुनाथ राव को ही पेशवा बना के रहेंगे। अब मामला जो है थोड़ा जब दोनों के बीच में गड़बड़ाया, बिगड़ गया, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो ब्रिटेन में थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है ब्रिटेन में होते थे, शासन व्यवस्था संचालित करने में मदद करते थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी के मालिक होते थे, उन्होंने क्या किया, कहा कि ऐसा है कि हम मानेंगे सूरत की संधि, हम नहीं मानेंगे बंगाल वालों की, हम मानेंगे बम्बई वालों की, हम मानेंगे सूरत की संधि। सूरत की संधि को मंजूरी दे दी। जब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने मंजूरी दे दी तो बंगाल के जो गवर्नर थे उनके पास भी पावर नहीं थी उतनी, तो उन्होंने भी मान लिया सूरत की संधि को। अब जब दोनों लोग सूरत की संधि को मान लिए, अब सूरत की संधि को मान के क्या हुआ, फिर जो है बम्बई वालों ने जो है युद्ध की घोषणा कर दी, युद्ध करने लगे। फिर से युद्ध हुआ। नवंबर 1778 में सेना जो है एक भेजी गई कर्नल इरगटन के नेतृत्व में। कर्नल इरगटन के नेतृत्व में पुणे में एक सेना भेज दी। अब जनवरी 1779 में सेना का नेतृत्व कर्नल कॉकबर्न करने लगे। बात समझो, 78 में कर्नल इरगटन के नेतृत्व में सेना भेजी, युद्ध स्टार्ट हुआ। 1779 में जो है कर्नल कॉकबर्न नेता बन गए उसके अपनी सेना के। लेकिन उसके बाद 9 जनवरी 1779 को तालगांव का युद्ध हुआ, जिसमें जो है अंग्रेज हार गए। अब भैया अंग्रेज हार गए तालगांव के युद्ध में 1779 में। तो 1779 में एक संधि हुई जिसे हम कहते हैं बड़गांव की संधि। बात समझो, अब भैया जो है बम्बई और बंगाल दोनों मिल के जो है सोच रहे थे कि जो है अब युद्ध किया जाएगा। युद्ध किया जाएगा तो जो भैया सूरत की संधि को माना जाएगा। दोनों लोग आ गए भैया, अपनी सेना भेज दिए इरगटन के नेतृत्व में। उसके बाद नेतृत्व चला गया कॉकबर्न के हाथों में। अब दोनों जो है आके जब पुणे पे अटैक किए तब भैया यहाँ पे अंग्रेज गए हार। अंग्रेज जब हार गए तो जो है मराठाओं ने एक संधि की जिसे कहते हैं बड़गांव की संधि, जो हुई थी 1779 में। 1779 में बहुत इंपॉर्टेंट है तालगांव का युद्ध, और तालगांव के युद्ध के बाद बड़गांव की संधि। ठीक है, तलगांव का युद्ध, बड़गांव की संधि जो है उसके बाद हुई थी। अब भैया तलगांव और बड़गांव की जब संधि हुई, तलगांव के युद्ध में मराठा जीत गए थे, ध्यान रखना। अब भैया जब मराठा जीत गए तो मराठा जब संधि होगी तो मराठाओं के फेवर में होगी। तो मराठाओं ने कहा 1773 के बाद से, यानी 6 साल पहले से जितने हमारी जगह तुम जीत लियो, जितनों कब्जा कर लियो, सब हमें लौटा दो हमारी। ठीक। दूसरा, जो बंगाल और कर्नाटक से सेनाएं तुम्हारी आ रही हैं उनको वहीं रोक देना, इधर लेके भी मत आ जाना। ठीक। और दूसरा कहा कि हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करोगे, रघुनाथ राव को एकदम किनारे कर दो, अपने आसपास भटकने तक नहीं देना। यह संधि हुई बड़गांव की संधि, जो कि अंग्रेजों के लिए बड़ी बेइज्जतीपूर्ण थी। अब अंग्रेजों ने जो है, अब वारन हेस्टिंग्स ने कहा कि हम नहीं मानेंगे बड़गांव की संधि। अब भैया तो बम्बई वालों ने की कहे, अब वो फिर कह रहा कि हम नहीं मानेंगे। पहले तो मान गया था, शांत हो गया था, लेकिन जब हार गया तो हरेली वाली संधि थोड़ी मानेगा। तो इन्हें जो है क्या किया, बड़गांव की संधि को मानने से मना कर दिया। अब कर्नल गोडार्ड के नेतृत्व में सेना भेज दी बंगाल में। बंगाल से जो है सेना भेजी जब कर्नल गोडार्ड के नेतृत्व में। 15 फरवरी को उसने अहमदाबाद जीत लिया और उसके बाद बसई पर कब्जा कर लिया 1780 में। 15 फरवरी और 11 दिसंबर 1780 तक जो है अहमदाबाद और बसई पर कब्जा कर लिया। अहमदाबाद और बसई पर कब्जा कर लिया। 1781 में सेना ने पुणे पर आक्रमण कर दिया और पुणे में जो है मराठाओं की सेना को हरा दिया। 1781 में पुणे में जो है मराठा हार गए। इसके बाद हेस्टिंग्स ने कैप्टन पॉपहम के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, पॉपहम के नेतृत्व में फिर एक सेना भेजी, बंगाल से दूसरी सेना भेजी जो है तो ग्वालियर पर, जिसने कब्जा करे। बात समझो, कर्नल गोडार्ड के नेतृत्व में सेना आई थी, उसको मराठाओं ने हरा दिया। उसने हालांकि अहमदाबाद और बसई जीता, लेकिन पूना में वो सेना फिर हार गई। गोडार्ड वाली सेना जब पूना में हार गई तो उन्हें जो है नए पॉपहम के नेतृत्व में एक और सैन्य टुकड़ी भेज दी। अब वो सैन्य टुकड़ी 1781 में आई, उसने ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। अब भाई युद्ध इतना लंबा खिंच गया था तो दोनों जो है अब चाहते थे कि कोई कभी ये जीत रहे थे, कभी वो जीत रहे थे, तो दोनों ने सोचा कि एक संधि कर लेते हैं, जिसे इन्होंने कहा सालबई की संधि। सालबई की संधि 1782 में हुई। ठीक है, 1782 में सालबई की संधि हुई। यह संधि जो है सिंधिया की मध्यस्थता से हुई थी। सिंधिया जो समय ग्वालियर के राजा थे सिंधिया, तो जो है ग्वालियर के राजा सिंधिया को जो है की मध्यस्थता में जो है संधि हुई। जब संधि हुई तो इसके तहत जो है माधव नारायण राव को पेशवा मान लिया गया। जो पेशवा एक्चुअल में बन गए थे उन्हीं को पेशवा मान लिया गया। रघुनाथ राव का चचा को तुम किनारे कर दो। ठीक। अब भैया माधव नारायण राव को पेशवा बना दिया गया। थाना का दुर्ग और सालसेट द्वीप जो है अंग्रेजों को दे दिए गए। सालसेट द्वीप और थाने का एक जो दुर्ग यानी किला था तो उसको जो है दे दिया गया अंग्रेजों को। यमुना के पश्चिम की सारी भूमियां सिंधिया को मिल गई, क्योंकि सिंधिया जो है अपना मीडिएटर था। तो सिंधिया ने क्या कहा, यमुना के पश्चिम की ज़मीनें खुद ले ली। सालबई की संधि से जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ। एक बार आपको थोड़ा सा रिवीजन दे देते हैं बैकग्राउंड से, कैसे युद्ध हुआ था। सबसे पहले हुई सूरत की संधि।
सूरत की संधि किसके बीच में, रघुनाथ राव और ब्रिटिश में बम्बई के बीच में, बम्बई वाली जो ब्रिटिश सेना थी उसके बीच में। ठीक, उसके बाद में हुआ आरस का युद्ध, जो बम्बई वाली सेना भेजी सूरत की संधि के बाद, उसने जो है क्या किया, मराठाओं को हरा दिया। मराठाओं को हरा दिया जब कर्नल कीटिंग के नेतृत्व में, तब हुई जो है क्या हुआ, बंगाल वाली जो ब्रिटिश सेना थी उससे जो हो गई पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि में कहा कि सूरत वाली नहीं मानी जाएगी। चलो उसके बाद जो है क्या हुआ, फिर जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने ऊपर से आदेश दिया कि भैया बम्बई की बात मानो, सूरत की संधि मानो। तब भैया बंगाल वाले शांत हो गए। तब भैया फिर युद्ध शुरू हो गया। जब फिर युद्ध शुरू हो गया तो भैया इरंगटन के नेतृत्व में, कॉकबर्न के नेतृत्व में सेनाएं भेजी। तलगांव का युद्ध हुआ। तलगांव के युद्ध में क्या हुआ, अंग्रेज हार गए तो बड़गांव की संधि हुई। बड़गांव की संधि सब 1779 में हुई। बड़गांव की संधि 1779 में हुई, अंग्रेजों के लिए बेइज्जतीपूर्ण थी। अब फिर जो है भड़क गया वारन हेस्टिंग्स, बंगाल वाला कहने लगा हम फिर नहीं मानेंगे इसको। उसने फिर क्या किया, गोडार्ड के नेतृत्व में सेना भेजी। गोडार्ड ने हालांकि अहमदाबाद जीत लिया, बसई जीत लिया, लेकिन पुणे में जाके उसकी सेना फिर जो है गच्चा खा गई, फिर हार गई पुणे में। जब पुणे में फिर हार गई तो उसने क्या किया, एक नई टुकड़ी भेज दी पॉपहम के नेतृत्व में। उस सेना ने क्या किया, ग्वालियर पे कब्जा कर लिया। हालांकि पुणे पे अभी कोई कब्जा नहीं कर पाया। इसीलिए जो है क्या हुआ, दोनों ने मिलकर सोचा कि यार अब युद्ध शांत कर लिया जाए, कि अंग्रेज जो है उधर भिड़ गए थे जो है हैदर अली से। अब हैदर अली से भी भिड़ गए थे। हैदर अली से जब भिड़ गए थे, आपको बताएंगे जब मैसूर साम्राज्य पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे कैसे हैदर अली से भिड़ गए थे। लेकिन जब आंग्ल मैसूर युद्ध भी उधर चला था तो अंग्रेजों की सेनाएं जो है कमज़ोर हो रही थी चारों तरफ लगातार युद्ध एक साथ करने से। इन्होंने क्या किया, सालबई की संधि कर ली। संधि में कहा कि जो है अब जो है हम लोग तय कर लेते हैं कि 20 साल तक हम लोग लड़ा नहीं जाएगा। इसमें ये भी तय कर लिया। और जो है कहा कि पेशवा मान ले रहे हैं माधव नारायण राव को, हमका तुम दे दो सालसेट, और जो है यमुना की सारी भूमि हम पश्चिम वाली दे देंगे। किसको, जो संधि करवा रहा है सिंधिया को। भैया ये तय हो गया। और जब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ, उसी टाइम में पर क्या हुआ, यहाँ पर जो है छोटे छोटे जो मराठा साम्राज्य था ये अर्ध स्वतंत्र राज्यों में टूट गया। पेशवा जो थे वो पुणे के शासक बन गए। भोसले जो थे वो नागपुर के बन गए। भोसले किसके बन गए, नागपुर के। होलकर बन गए इंदौर के। गायकवाड़ बड़ौदा के। और सिंधिया ग्वालियर के। आपको बता ही चुके हैं। ये सारे आपके मिलाने को आ जाते हैं। कहाँ किसका केंद्र कहाँ था, तो पेशवा का पुणे, भोसले का नागपुर, होलकर का इंदौर, गायकवाड़ का बड़ौदा और सिंधिया का ग्वालियर का केंद्र जो है बना के इन्होंने शासन व्यवस्था प्रारंभ की थी। ठीक है, आज का इतना ही। अब लास्टली जो है हमारा बचा क्या है, अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हमारा जो मराठा साम्राज्य का लास्ट वीडियो आने वाला है, उसमें जो है हम आपको लास्ट जो है जो हमारे पेशवा बचे हैं बाजीराव द्वितीय के बारे में बताएंगे। बाजीराव द्वितीय ने जो है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कैसे लड़ा और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कैसे लिया, और फाइनली जो है मराठा कैसे कमज़ोर हुए, उनके क्षेत्रों पर जो है अंग्रेजों ने कब्जा कैसे किया। ये पूरी कहानी आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, जरूर देखिएगा, आपको एकदम मज़ा आ जाएगा। ऐसा युद्ध संधि आपको पढ़ाएंगे, एकदम गजब का स्वाद आएगा आपको। ठीक है, लड़ाई झगड़ा में वैसे मज़ा आता, तभी तो इतना बिग बास की TRP इतनी ज़्यादा है। चलो भैया, सब लोग तेज़ी से शेयर कर देना एकदम धड़ाधड़। ठीक है, सब तक पहुंचा दो। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एकदम मज़ा दिला दो हमको भी। चलो, धन्यवाद।